गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग बेटा आज से इंडिया की बुक की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया की बुक जो कि आप लोगों के पूरी तरीके से भारतीय राजनीति के ऊपर आधारित है। ठीक है, इस भारतीय राजनीति में हम लोग स्वतंत्रता के बाद से शुरू करेंगे, यानी जब हम लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति की, यानी भारत स्वतंत्र हुआ, वहाँ से शुरू करके अब 2020 में, यानी जो आपकी 70वीं लोकसभा के चुनाव थे, वहाँ तक का सारा पोर्शन हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं। इस बुक में हम लोग बताएंगे बेटा कि जब हम आज़ाद हुए थे तब हमारी स्थिति क्या थी, हमारी राजनीतिक आर्थिक स्थितियाँ क्या थी, और जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता गया वैसे वैसे हमारी राजनीतिक स्थितियाँ किस तरीके से बदलती गई, कैसे स्वतंत्रता के बाद के समय पर जब आप लोगों के यहाँ कांग्रेस कंटिन्यू बहुत लंबे पीरियड तक भारत पर राज करती रही, वो राजनीति किस तरीके से पलटकर आज बीजेपी का साथ दे रही है। ठीक है, तो बेटा बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इंडियन आपकी पॉलिटिक्स को समझना है आपको, तो ज़रूरी है कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। ठीक है, तो बेटा हमारे इस बुक की जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ठीक है, यानी अगर मैं कहूँ कि ये बुक आप लोगों की टोटली स्वतंत्र हुए तब से कैसे कैसी परिस्थितियाँ बनी, कैसे कैसी परिस्थितियाँ ढली, किस तरीके से हम लोगों ने किन किन समस्याओं का सामना किया, उन सब से इस चैप्टर की शुरुआत होगी। ठीक है, तो बेटा इस चैप्टर में आप लोग 4 चीज़ें पढ़ोगे, 4 यानी ये 4 पोर्शन 4 हिस्सों में बांट कर ये चैप्टर आपको करवा रखा है, जिसमें फर्स्ट है नए राष्ट्र की चुनौतियाँ, यानी जब नया राष्ट्र आप लोगों का निर्मित हुआ तो हम उसके सामने मुख्य रूप से कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। ठीक है, दूसरा है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। विभाजन होता है बेटा आप लोगों का यानी बंटवारा हो जाना, विस्थापन होता है मजबूरी में लोगों को एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह पर जाना, पुनर्वास यानी उस इलाके में जाकर बसना। ठीक है, तीसरा पोर्शन हम पढ़ेंगे रजवाड़ों का विलय, कि भारत में तकरीबन 565 रजवाड़े थे और वो किस तरीके से धीरे धीरे करके भारत में शामिल होंगे। ठीक है, वो कौन सी पॉलिसी के माध्यम से शामिल हुए, उनके लिए किसे कितना एफर्ट्स लगाना पड़ा, वो सब हम लोग रजवाड़ों के विलय में पढ़ेंगे। इसमें हैदराबाद और मणिपुर की स्टोरी भी पढ़ेंगे बेटा, तुम्हारी बुक में दे रखी है वो। इसके बाद है राज्यों का पुनर्गठन, कि आज़ाद होने के बाद जो हम लोगों ने 1920 में ही कस्मे वादे खा चुके थे कि हम आज़ाद होते ही पूरे भारत को भाषा के आधार पर बांट देंगे, 1920 में ही कर लिया था हम लोगों ने ये तय, लेकिन वास्तव में हमने अपने भारत को भाषा के आधार पर 1956 में जाकर बांटा था। ठीक है, पहली बार राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर 1956 में ही हुआ था। ठीक है, तो भाई यहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ये 4 पोर्शन आप लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हो, जिसका जो ये फर्स्ट है नए राष्ट्र की चुनौतियाँ, मैं आज की वीडियो में आप लोगों को ये करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो इस नए राष्ट्र की चुनौतियों वाले टॉपिक में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें जब चैप्टर की शुरुआत होती है बेटा, तो फर्स्ट स्टार्टिंग की लाइनें शुरू हो जाती हैं 14-15 की मध्य रात्रि से, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि से। ठीक है, मध्य रात्रि यानी कि आधी रात, यानी ये वो दिन था बेटा भारत के इतिहास का, वो कहते हैं ना एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि इस दिन भारत आज़ाद हुआ था। इतने लंबे टाइम से जो वो अंग्रेजों का गुलाम था, अब वो गुलामी से आज़ाद होने वाला था। इसीलिए 1947 की 14-15 अगस्त की रात को हमारी संविधान सभा सभी के सभी संविधान सभा में मौजूद थे। ठीक है, जैसे ही 12 बजे का घंटा बजा वैसे ही शंखनाद हुआ, शंखनाद के माध्यम से सभी ने एक दूसरे को बधाइयाँ दी, भारत के आज़ाद होने की उद्घोषणा की गई। ठीक है, यानी भारत आज़ाद हो गया था, इसके लिए शंख बजाकर शुभारंभ किया गया था। सब ने आपस में बधाइयाँ दी,
आपके जवाहरलाल नेहरू ने रात को ही रेडियो से हिंदुस्तान वासियों को संबोधित किया, बहुत बढ़िया सा एक भाषण दिया। ठीक है, उस भाषण को भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, ये है बेटा तुम लोगों का हिंदी में। ठीक है, इसी का इंग्लिश वर्जन है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये दोनों ही शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं इस भाषण के लिए। अब सिंपल सी बात, एग्जामिनर ये पूछेगा कि आखिरकार इन शब्दों का मीनिंग क्या है। भाग्यवधू, भाग्यवधू, वधू मीन्स दुल्हन, भाग्य यानी भाग्य की दुल्हन से चिर प्रतीक्षित भेंट यानी बड़े लंबे समय के बाद हमारी भेंट हुई है। ठीक है, यानी कि हम लोग एक नव वधू को, जैसे नई नई दुल्हन आती है तो नई नई दुल्हन जब आती है तो नए नए सपने लेकर आती है। ठीक है, नए नए तरीकों का इस्तेमाल करते हुए उस फैमिली में एडजस्ट हो जाती है, उस फैमिली वालों को अपना बना लेती है, प्रॉपर उनके उत्थान के लिए वो काम करती है। डिट्टो वैसे ही हमारे यहाँ भाग्यवधू कहा गया है आज़ादी के क्षणों को, कि जो ये आज़ादी हमें मिली है अभी अभी, इस आज़ादी को हम भाग्यवधू समझकर, ठीक है, भाग्यवधू समझकर अब ये हम इसको धीरे धीरे करके भारत के विकास में इसके साथ जोड़ते जाएंगे और ये भारत एक दिन स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिखवाने में सफल हो पाएगा। ठीक है, तो बेटा ये तो थी 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि का भाषण। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि उस भाषण को कहते क्या है, तो तुम लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, यानी उसी के नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि आज़ादी से पहले 2 बातों पर तकरीबन सभी की सहमति थी। हमने आज़ादी से पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम लोग जैसे ही आज़ाद होंगे तो ये 2 काम जरूर करेंगे। अगर ये 2 काम ना होते तो बड़ा आश्चर्य होता कि ये क्या हुआ, हमने कुछ और कस्में खाई थी, कुछ और वादे किए थे और हम कर कुछ हो रहे हैं। इसीलिए हमारे राजनेताओं ने जो पहले से ही डिसाइडेड था, सबसे पहले तो उसी को काम पर शुरू किया, उसी पर काम करना शुरू किया, जिसमें फर्स्ट था कि जिस दिन भी आज़ाद होंगे देश का हमारा जो शासन होगा वो लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। यानी कि हम लोग जब भी आज़ाद होंगे, जब भी आज़ाद होंगे, हम लोग लोकतांत्रिक शासन के जरिए ही शासन चलाएंगे। हम किसी और तरह की शासन व्यवस्था को अपनाएंगे ही नहीं, चाहे वो तुम्हारी डिक्टेटरशिप हो, चाहे वो कम्युनिस्ट शासन हो, कुछ भी हो, हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी चाहिए। ठीक है, तो आज़ाद होते ही हमारे राजनेताओं ने लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था उसको लागू करने के लिए प्रयास भी कर दिए। भारत ने इसके अलावा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। ठीक है, इसी वक्त यानी आज़ादी से पहले एक और बात थी जिस पर सभी की सहमति हो चुकी थी और वो थी सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। यानी जो हमारी सरकार है किसी पर्टिकुलर एक वर्ग के लिए या किसी एक समुदाय के लिए या किसी प्रॉपर सिर्फ एक क्षेत्र पर काम नहीं करेगी। सरकार की तरफ से जो भी काम होगा उसमें सभी का भला होगा। ठीक है, और बेटा वो बात तो आप लोगों को पता ही है कि हम आज़ादी से पहले कह दो या आज कह लो, जो पिछड़े हुए समुदाय हैं उनके विकास पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पहले भी थी और आज भी है। ठीक है, तो सरकार ने पूरी कोशिश करी है कि जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको किसी भी तरह की अब असमानता न झेलनी पड़े। ठीक है, इसलिए सरकार जो भी करेगी सबके भले के लिए करेगी। 2 बातों पर सहमति, दोबारा सुनो। पहली बात कि आज़ाद होते ही हम देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाएंगे, शासन हम लोकतांत्रिक तरीके से चलाएंगे। दूसरा हमारा है कि जो सरकार बनेगी वो सबके भले के लिए काम करेगी। ओके, ये 2nd पैराग्राफ में आप लोगों को दे रखा है। 2nd पैराग्राफ में बेटा एक और बात दे रखी है, त्रासदी का साल, यानी एक ऐसा वर्ष जो भारतीय इतिहास में आज तक इतना बुरा साल नहीं रहा, इतना त्रासदी दुख दर्दों से भरा ऐसा कोई साल नहीं था। ठीक, लेकिन एक रह गया और उसका सन था 1947।
1947 का जो साल है वो बेटा भारत ने जितना सहा उतना भारत ने कभी नहीं सहा। ठीक है, ये साल हम जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। हर भारतीय को इसके दर्द की अनुभूति होती है। ठीक है, अच्छा चलो अब एक छोटी सी बात करते हैं, इंटरेस्टिंग सी। आप लोगों ने गदर, मैं निकला गढ़ लेके देखी होगी। तो बेटा जो गदर फिल्म है, गदर फिल्म के शुरुआत में आप लोगों को बिल्कुल वही परिस्थितियां दिखाने की कोशिश की गई है जो आज़ादी के समय वाकई में हमारी थी। ठीक है, हमारी परिस्थितियां सच में ही वैसी थी जैसी आप लोगों को गदर फिल्म में दिखाई गई हैं। ठीक है, तो उसमें देखा होगा कितनी मारकाट है, जबरदस्ती लोगों को मारा जा रहा है, हिंदू मुसलमान को मारा है। आप लोगों के जो मुसलमान हैं वो सिखों के पीछे पड़े हुए हैं, हिंदुओं के पीछे पड़े हुए हैं। हिंदू लोग भी भले नहीं हैं, वो भी मुसलमानों के साथ बराबर की टक्कर ले रहे हैं। तो बेटा जो आपने उस फिल्म के स्टार्टिंग में देखा वो 101% बिल्कुल वाकई में सच था। यानी भयानकता को दिखाने के लिए कि उस वक्त आज़ादी के समय वाकई में इतने भयानक परिस्थितियां थी, उसे दिखाने के लिए गदर फिल्म की शुरुआत में वो सब सीन डाले गए हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ में थोड़ी सी यहाँ कल्पना बननी शुरू होगी कि वाकई में आज़ादी के टाइम पे हम लोगों ने क्या क्या देखा था। इसे मैं जो नेक्स्ट वाला टॉपिक होगा उसमें और ज़्यादा डिटेल से बताऊंगी। ओके, अब हमारे इसी आप लोग के राष्ट्र निर्माण की चुनौती में जो मेन पार्ट शुरू हो रहा है ये है कि राष्ट्र निर्माण के समय ये 3 चुनौतियां सबसे प्रमुख थी। एक, एकता स्थापित करने की। 2, लोकतंत्र स्थापित करने की। तीसरी थी नियोजित विकास करने की। ठीक है, एकता स्थापित करने की। भाई अगर मैं इनके तह तक जा रही हूं तो ध्यान से मेरे साथ जुड़ो। एकता स्थापित करना, भारत 1947 में जब आज़ाद हुआ तो उस वक्त कम से कम 565 रजवाड़े थे। रजवाड़े क्या होते हैं? जहाँ पर अलग अलग राजाओं का शासन है और सभी राजाओं के लिए ये मेरा इलाका है, ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा है। यानी बस वो जिस पर्टिकुलर छोटे से हिस्से में वो है बस उन्हीं के प्रति वो वफादारी दिखाते थे। ठीक है, बस ये मेरा क्षेत्र है, यहाँ का मैं राजा हूँ तो इसी की सुरक्षा मेरा दायित्व, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, सच में ही ऐसा था भारत में। और जो ये रजवाड़े थे, अगर हम पूरे भारत के स्ट्रक्चर को देखें तो 565 के आसपास के रजवाड़े थे। और बुरे हालात बने कहाँ, जब 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, उस वक्त का हमारा वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई भारत को हम 15 अगस्त को आज़ाद करेंगे, 15 अगस्त को आज़ाद करेंगे लेकिन विभाजन के साथ। बात तो समझ में आती है कि उसने खुद घोषणा करी, भारत के ये स्वतंत्रता की बात को स्वीकार कर लिया। ठीक है, हम भी मान गए। ठीक, लेकिन बेटा नेक्स्ट डे यानी 4 जून 1947 को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तब एक और डंका बजा दिया महाराज ने। उसने एक पॉलिसी दी, यानी अगर मैं कहूँ कि एक रणनीति थी, नीति थी तो ज़्यादा सही है। लैप्स ऑफ पैरामाउंट सी। ठीक, एक बार और सुनो बेटा, लैप्स ऑफ पैरामाउंट सी। इसके तहत इसने सभी रजवाड़ों को फ्री कर दिया। ये कह दिया कि तुम लोग सभी आज़ाद हो, तुम्हारा मन चाहता है तो भारत में आ जाओ, तुम्हारा मन नहीं चाहता तो मत आओ। पाकिस्तान जाना चाहते हो पाकिस्तान चले जाओ, नहीं जाना चाहते हो मत जाओ। यानी कि कोई भी रजवाड़ा अगर भारत में शामिल होना चाहता है तो भारत में हो जाए, पाकिस्तान में होना चाहता है तो पाकिस्तान में हो जाए। और तीसरी सिचुएशन और रख दी कि अगर दोनों में से कहीं ना जाना चाहे
तो भाई बेशक तो आज़ाद रह सकता है, फ्री है। जो ये रणनीति थी, ये रणनीति भारत को विखंडित कर देती। पहले से ही अलग अलग क्षेत्रों में ये अपने अपने छोटे छोटे क्षेत्रों को लेकर राज कर रहे थे, और अब ये रणनीति आने से तो ये और ज़्यादा फ्री हो गए। अब दिक्कत यहाँ बनी, यानी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही थी भारत में जब आज़ाद हुए हमें, कि इतनी ज़्यादा विभिन्नताएं थी, इतने बड़े लेवल पर सामाजिक, जातीय, भाषाई, धर्म को लेकर इतनी विभिन्नताएं थी कि किसी एक पूरे महाद्वीप में हो इतनी सारी विभिन्नताएं अकेले भारत देश में थी। ठीक है, अब इतने बड़े लेवल पर जो आप लोगों के ये रजवाड़े फैले पड़े हैं, विभिन्न जातियों के, भाषाओं के लोग फैले पड़े हैं, अब ऊपर से घी का काम कर दिया माउंटबेटन ने। ठीक है, अब तो बहुत बुरी परिस्थितियां पैदा हुई कि किसको रखें, किसको लेके आए, कौन जा रहा है, किसको रोकना है। यानी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर दिया, ऐतिहासिक लौह पुरुष बना दिया उसको, क्योंकि इतनी बड़ी दिक्कत को उस बंदे के प्रयासों ने सफल कर दिया। ठीक है, भारत की एकता को, अखंडता को बना दिया, भारत को बिखरने से बचा लिया। क्योंकि कमी तो नहीं छोड़ी थी भाई, कमी तो बहुत सारों ने नहीं छोड़ी थी। तुम्हारा जम्मू कश्मीर का राजा था, मना कर दिया था नहीं आऊँगा। मणिपुर के राजा ने कह दिया था साइन जरूर कर दूंगा लेकिन स्वतंत्र रहूँगा। जूनागढ़ के राजा ने बिल्कुल मना कर दिया था नहीं जाऊँगा। ठीक है, जोधपुर के राजा ने भी नानुकर करी थी। हैदराबाद के निज़ाम ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया था कि मैं तो शामिल होऊंगा ही नहीं। ठीक है, तो जो ये राजाओं के जो ये फरमान आ रहे थे ना, ये भारतीय सरकार के लिए सिर का दर्द बने हुए थे पूरी तरह। ठीक, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जिस तरीके से प्रोसेस चले, उन प्रोसेस में जो ये दो पार्ट आप लोगों के, इन दो पार्टों के जरिए हम लोग एकता को क्लियर करके समझेंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा लोकतंत्र स्थापित करने की, अब हमने बोल तो दिया कि हम लोग लोकतंत्र को स्थापित करेंगे, लेकिन भाई एक पहली बात इतनी बड़ी जनसंख्या, दूसरी बात पढ़े लिखे लोगों की कम संख्या, तीसरी बात गरीब भरे पड़े थे, अर्थव्यवस्था तो खत्म ही थी भारत की, थी नहीं, ना के बराबर थी। और ऐसे में एक लोकतांत्रिक रणनीति को लागू भी करना है और सफल भी बनाना है, बहुत बड़ी, बहुत 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 बड़ी दिक्कत थी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, हम आज़ाद ऐसे टाइम पे हो गए कि हमारा संविधान भी रेडी नहीं था। ठीक, अब इसके लिए अब हमें और कोई सी अपनानी नहीं। अगर हम और कोई सी स्थिति को अपना लेते तो पहली बात हम अपने कस्मे वादों से मुकर जाते, दूसरी बात कि लोग नहीं जुड़ पाते सरकार के साथ, तीसरी बात कि इतने सारे विभिन्नताओं को अगर एकता में बांधने का काम करना है तो हमें लोकतंत्र को ही अपनाना पड़ेगा, ये जरूरी बन गया था। क्योंकि भारत ने लोकतंत्र को समस्या नहीं, समस्या के समाधान के रूप में देखा था। ठीक है, और लेकिन टेंशन ये थी कि काम किया कैसे जाए। अगर हम प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को लेके आ रहे हैं, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र क्या होता है। ठीक है, पैराग्राफ देखकर और आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो बेटा दो वर्ड अलग अलग है, एक प्रतिनिधि मूलक है, एक लोकतंत्र है। प्रतिनिधि मूलक होता है कि ऐसा लोकतंत्र जो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के आधार पर चलता हो, ये प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है। हमारे देश में है, हम हर एक कोई जाकर सरकार में इंटरफेयर नहीं करते हैं। हम लोग अपने प्रतिनिधियों को चुन लेते हैं, हर 5 साल में चुन लेते हैं। ठीक है, हम अपने प्रतिनिधियों को चुन लेते हैं, वो प्रतिनिधि हमारे सेंटर में बैठते हैं या फिर स्टेट में बैठते हैं, जो हमें चाहिए वो हमारा काम पूरा करके वो देते हैं। ठीक है, तो भाई ये प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की स्थापना करना बेहद मुश्किल था, लेकिन हमने धीरे धीरे करके वो भी किया। दूसरी बात कि हम लोगों को उस एक जो संविधान का हम लोग स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उस स्ट्रक्चर में
नीति निर्देशक सिद्धांतों को कितना मिलेगा, मौलिक अधिकारों को कितना मिलेगा, लोगों की स्वतंत्रता के बारे में कितना बोला जाएगा, न्यायपालिका को किस एंगल तक स्वतंत्र रखा जाएगा, आपकी विधायिका कार्यपालिका के लिए कौन कौन से अधिकार, कौन कौन से नियम तैयार किए जाएंगे। यानी एक लोकतंत्र लाना है तो इतनी सारी चीजों पर फोकस डालकर ही शुरुआत करनी पड़ेगी। वाकई में बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है। तीसरा बेटा नियोजित विकास करना। नियोजित यानी के योजना के अनुसार योजना बनाकर विकास करना भारत के लिए बेहद मुश्किल था। ठीक, क्यों? ये आर्थिक विकास से रिलेटेड है। भारत के पास पैसा नहीं था। भारत एक कृषि प्रधान देश था, लेकिन उस कृषि प्रधान देश में भी ऐसा कृषि प्रधान जिसकी कृषि बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, ऐसी कृषि प्रधान कंट्री का ये अब हम लोगों को विकास करना था। ठीक है। तो इसके लिए सच में बड़ी टेंशन थी। लोगों के पास अपना खुद का पैसा नहीं था, सरकार के पास भी नहीं था। अगर निजी लोगों का पैसा हम कह दें कि मुट्ठी भर लोगों के पास पैसा था, तो भाई ये भी सच्चाई है कि हमारी सरकार के पास भी पैसा नहीं था। भारत एक गरीब देशों में जाना जाता था। ठीक है। और ये गरीब देश किस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा, सच में ही टेंशन का कारण था। ठीक है। हालांकि योजना के हमने नियोजित विकास के लिए योजना आयोग बनाया। योजना आयोग जो आज आप लोगों का नीति आयोग है। ठीक है, NITI। ओके। तो पहले हमने योजना आयोग बनाया। योजना आयोग के बाद हमने पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया। कृषि के सुधार के लिए काम करे, उद्योग के विकास के लिए काम करे। लेकिन बेटा 101% हमने कितना ही किया। भारत आज तक बहुत ऊंचे लेवल का आर्थिक वृद्धि को प्राप्त आज भी नहीं कर पाया है। आर्थिक असमानता को खत्म आज भी नहीं कर पाया है। ठीक है। यानी सबसे मुश्किल हमारी जो चुनौती थी वो तीसरी पड़ी, जो आज तक पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई है। ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बेटा कि इन तीनों चुनौतियों पर बड़े मजे से आप लोग 3 चैप्टर पढ़ने वाले हो। फर्स्ट, एकता स्थापित करने पे पहला चैप्टर, लोकतंत्र स्थापित करने पे दूसरा चैप्टर, नियोजित विकास करने पे तीसरा चैप्टर। यानी कि एक चीज को समझाने के लिए आप लोगों की NCERT को 3 चैप्टर लिखने पड़ गए थे। ठीक है। चलो ठीक है बेटा, मेरे हिसाब से इतना तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का चैप्टर समझाती हूँ। ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा।